बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे रिस्पेक्टेड टीचर्स और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राना अमजद अली एडवोकेट आपके सामने हाज़िर हूँ। जैसे कि अटारा फाउंडेशन ने मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए हैं टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, आपको इग्नाइट करने के लिए, कैटलाइज़ करने के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। तो उसी सिलसिले की कड़ी आज का हमारा प्रोग्राम है। और जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा सज़ा, पनिशमेंट, कि बच्चे के ऊपर उसका क्या असर होता है, उनको सज़ा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अब हर एक शख्स का, हर एक पर्सनैलिटी का मुख्तलिफ व्यू पॉइंट है, क्योंकि अल्लाह रब्बे कायनात ने हर शख्स को खूबसूरत जहन से नवाजा हुआ है, तो हर एक अपना राय रखता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं अपने आपसे यहाँ से आपसे डिस्कस करूँगा वो चीज़ें जो है वो मेरे अपने व्यू पॉइंट से, और फिर फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर नेशन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर चिल्ड्रन, इस पे हवाले से हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे, पनिशमेंट, सज़ा स्कूलों के अंदर, अदारों के अंदर क्यों, या उसका मकसद क्या है। आप सब लोग जानते हैं, टीचर्स हैं, लेडीज़ हैं, सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो इसका मकसद क्या है? अगर ओवरऑल हम इसको समराइज़ करें तो इसका मकसद ये होना चाहिए, या ये मकसद होता है कि हमने जो है बच्चे की तालीम व तरबियत करनी है, बच्चे को किसी मकाम पे पहुँचाना है, उसी लिए हम उसको पनिशमेंट देते हैं। अब पनिशमेंट लाइट भी होती है, हार्ड भी होती है। लेकिन अब जब हम बात करेंगे, हम हार्ड पनिशमेंट की बात करेंगे। नॉर्मल रूटीन में तो कुछ ना कुछ जो चलता रहता है, बच्चे को मुख्तलिफ़ तरीके से तरगीब दी जाती है, मोटिवेट किया जाता है कि वो स्टडी की तरफ जो है वो फोकस करे। अब सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं दो मिसालों से यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अभी रिसेंटली एक मिसाल में आपके सामने है, सोशल मीडिया पे, अदर मीडिया पे आप लोग देख रहे हैं कि पिंडी की 5 बहनों ने जो है वो CSS में जो है वो क्वालिफ़ाई किया है। अब जब इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, आप देखेंगे कि वो जो है KPK से रहने वाले हैं बैकग्राउंड से, और फिर वो उनके पेरेंट्स जो हैं वो रावलपिंडी में आए। उनके यहाँ जो बेटी की पैदाइश हुई, जो हमने देखा भी है, सुना भी है, पढ़ा भी है, तो लोगों ने ताने दिए, क्रिटिसाइज़ किया। फिर एक के बाद अल्लाह रब्बे कायनात ने उनको दूसरी बेटी से नवाजा, दूसरी रहमत से नवाजा। लेकिन लोग जो है उसको जहमत बना देते हैं। फिर तीसरी, चौथी और 5वीं रहमत से अल्लाह ताला ने उनको नवाजा, तो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया इस हवाले से। लेकिन इसमें एक चीज़, जो एक एलिमेंट था, पेरेंट्स ने इस चीज़ को कभी भी फील नहीं होने दिया। उन्होंने ऐसे लिया कि जैसे उनका ये बेटी नहीं है, बेटा है। अब आज उनकी एक हिस्ट्री है, आज सारी दुनिया उनको जानती है, उनका एक रिकॉर्ड बन चुका है कि 5 बेटियां, 5 ECSP ऑफिसर। तो इसमें क्या हुआ? अब यहाँ पे देखें, क्या पेरेंट्स ने, माँ ने या बाप ने उनको मारा? मेरा ख्याल है कि नहीं। उन्होंने तरगीब दी, मोटिवेट किया, और उनको सलूशन, उनके आंसर्स की सलूशंस दी। फिर आज यहाँ पे उनको जो है इस मकाम पे आज वो पहुँचे और अपनी बेटियों के ऊपर जो है फ़ख्र कर रहे हैं। सबको करना चाहिए। तो ये एक मिसाल है कि पेरेंट्स ने अपनी बच्चियों को कितना एजुकेट किया बगैर पनिशमेंट के। सोशल मीडिया पे इसको सर्च करें, आपको बेशुमार चीज़ें जो है वो मिलेंगी। अब एक मिसाल और देता हूँ, जैसे कि देखते हैं, सुना भी है, हकायत भी, स्टोरियाँ भी हम पढ़ते रहते हैं। अक्सर आपने भी पढ़ा होगा कि एक बच्चा जो है वो जवान हुआ, जवान होने के बाद वो क्रिमिनल बन गया, और फिर जेल में चला गया, किसी मर्डर में चला गया, कत्ल में चला गया। तो उसकी माँ उससे मिलने के लिए आई, तो उस बच्चे ने कहा कि माँ जी ज़रा कान करीब करें। माँ ने कान करीब किया तो उस बच्चे ने जो है माँ का कान जो है वो खा लिया, काट दिया, और उससे ये कहा कि मेरी माँ, अगर बचपन में तुमने मुझे गलत कामों से रोका होता तो यकीनी तौर पे आज मैं कत्ल के इल्ज़ाम में यहाँ पे ना होता।
आज मुझे फांसी होने वाली है, आपने इसको बेहतर किया होता, मुझे रोका होता, स्टॉप किया होता। अब दो मिसालें हैं, समराइज़ करते हैं कि दोनों एग्जाम्पल्स में क्या है, कॉमन चीज़ क्या है। कॉमन चीज़ ये है, माँ, पेरेंट्स, घर। सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट होता है बच्चे का, वो होता है माँ की गोद, माँ आपका घर होता है। अब हमें देखना चाहिए कि घर में सबसे पहले जो है वो कैसा इन्वायरमेंट उसको दिया जा रहा है। पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो ट्रेनिंग्स भी देख रहे हैं, कि बच्चों को प्यार से ट्रीट करें, उनको फरिश्तों की तरह ट्रीट करें। अल्लाह रब्बे कायनात ने आपको बहुत बड़ी नेमत से नवाजा हुआ है, और आपको एज ए पेरेंट्स जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है, आपको पता है कि 2 सिक्योरिटी गार्ड उसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है, उसकी देखभाल के लिए होती है। कभी इस साइंस को समझने की कोशिश की है? बच्चे को तो पता ही नहीं होता मैंने खाना पीना क्या है, मुझे सर्दी लगती है, मुझे गर्मी लगती है, मुझे क्या फीड चाहिए होती है। उसकी माँ देख रही होती है, उसकी माँ उसको फील कर रही होती है और उसके मुताबिक उसको ट्रीट कर रही होती है। बाप अलहदा मशक्क़त कर रहा होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज बेबी। अब देखें कि पहली दरसगाह, अगर वो दरसगाह ही ख़राब होगी, वहाँ से पनिशमेंट होगी, तो बच्चे जो है क्रिमिनल बनेंगे। अगर आप इसको बेहतर तरीके से, सही तरीके से उसको मैनेज करते हैं, घर के अंदर इन्वायरमेंट अच्छा देते हैं, तो बच्चे आपके फ्रेंड बनते हैं और कामयाब इंसान बनते हैं। ये चीज़ें हमने देखनी है। गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करो, यानी जो नॉलेज है, जो इल्म है हासिल करना, तालीम हासिल करना, माँ की गोद से स्टार्ट हो गया। अब बाज़ का तो साइंस ये भी कहती है, और हमने देखा भी है, सुना भी है, कि माँ के पेट में जब औलाद होती है, उस वक्त ही वो सीख रही होती है, ऑब्ज़र्व कर रही होती है। अब कई बुज़ुर्गों के बारे में है कि उन्होंने माँ के पेट में ही कुछ चीज़ें जो याद कर ली, हिफ़्ज़ कर ली चीज़ें। तो ये एक ऑथेंटिक चीज़ है कि जो फीलिंग माँ के पेट में, मतलब बेबी होता है तो फील कर रहा होता है, इन्वायरमेंट ले रहा होता है। तो जब वो बाहर आता है, अल्लाह रब्बे कायनात से दुनिया में उसको लेके आते हैं, तो फिर तो उसको ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो फील करता है, सबसे पहले फील करता है, फिर उसी के मुताबिक जो एक्ट करता है। एज एन एजुकेशनिस्ट हमारे पास कंप्लेन भी आती हैं, और बिलीव यू मी, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और बच्चे ख़राब भी होते हैं। जब हम उनको जज करते हैं तो हमारे पास से जो रिज़ल्ट आता है, जो एनालिसिस आता है, एंड में जो चीज़ आती है वो ये आती है कि इनके घर का माहौल ऐसा है। पेरेंट्स के लिए रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे के कैरियर के ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर जो है शुरू से ही जो है वो तवज्जो देने की कोशिश करें। अब बच्चे की पनिशमेंट के हवाले से टीचर भी बड़े हार्ड होते हैं, कुछ टीचर्स और पेरेंट्स भी। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी मॉडल हैं, हस्ती हैं, हम वहाँ पे देखते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में हैं, सजदे में हैं, और उनके प्यारे नवासे उनकी पुश्त पे हैं। अब ज़रा सबको पता है, तसव्वुर में लाइए वो मंज़र कि वो जो नौजवान बच्चा है, जो हमारा इमाम है, वो जब पुश्त पे खेल रहे हैं, तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हाथ से पकड़ के नीचे नहीं उतार दिया, शफ़क़त फरमाई, ठीक है। और 72 बार कम बेश जो है 72 बार हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में सुब्हान रब्बियल आला दोहराना पड़ा। अब ये परवरिश है, फिर वो खुद नीचे तशरीफ़ लाते हैं। अब इसकी डेवलपमेंट क्या है, इसकी आगे प्रोग्रेस देख लें आप। क्या देखें कि वही करबला आता है, करबला में वही 72 जाने वहाँ पे शहीद होती हैं, और इस्लाम फिर वहाँ से आगाज़ होता है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो अगर ये तलीम व तरबियत थी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने नवासों के हवाले से और बच्चों के हवाले से, तो हम और आप किस लेवल पे हैं? क्या हमें कोई राइट है कि हम बच्चे को सज़ा दें? मैं मुमताज़ मुफ्ती को पढ़ रहा था, लब्बैक, उन्होंने हज के बारे में जो किताब लिखी, तो कहते हैं कि वहाँ के मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के एक डिस्पेंसर डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बच्चों के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अब लब्बैक पढ़ें, उसमें भी आपको पता चलेगा
कि वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, शोर कर रहे थे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो एक पाकिस्तानी फ़ौजी थे हाज़र सर्विस, वो उन्होंने बच्चों को रोका। तो किसी ने कहा कि इनको मत रोके कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, तो वो खुश हुआ करते थे जब बच्चे जो है खेला करते थे, आप इनको ना रोके। लेकिन किसी वजह से उन्होंने उनको डांट के उनको वहाँ पे भेज दिया। तो उसका असर क्या हुआ कि उसी रात को, डॉक्टर साहब कहते हैं, उसी रात को पाकिस्तान से पीछे मैसेज आ गया कि फौरी तौर पे आप पाकिस्तान में हेड ऑफिस में आके, हेडक्वार्टर में आके जो रिपोर्ट करें। यानी कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस शख्स की वो आदत पसंद नहीं आती कि मस्जिद मेरी है और बच्चों से मैं प्यार करता हूँ और मेरी मस्जिद में बच्चों को क्यों इस तरीके से जो है वो आप डांट रहे हैं। आज भी देखें, मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ है, कई बार जाने का, हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ है। तो बच्चे वहाँ पे खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, फैमिलीज़ वहाँ पे आई होती हैं और कोई भी शख्स वहाँ पे बच्चों को डांट नहीं रहा होता, क्योंकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से शफ़क़त फरमाते थे, अपने बच्चों से भी और अपने सहाबियों के बच्चों से भी। बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कहाँ है पनिशमेंट का तसव्वुर इस तरीके से? तो उसमें हमें भी चाहिए कि हम इसमें देखें। अब एक और चीज़ मैं गुजारिश करूँगा, मगरब की मिसाल ले लेते हैं। एक साहब हैं, गुज़रे हैं, तरीक़ का हिस्सा हैं, बड़ी मशहूर कोटेशन है कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं आपको बेहतरीन कौम दूँगा। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? इस जुमले के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ज़रा सोचिए। इसका मतलब है कि जो पढ़ी लिखी माँ है वो समझती है कि मैंने बच्चे को एजुकेट कैसे करना है। क्या वो पनिश करेगी? क्या वो मारेगी, उसकी हड्डियाँ तोड़ेगी, पसलियाँ तोड़ेगी, उसको डैमेज करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल आप देख रहे हैं ड्रामा तुर्की का अर्तुगरुल, आप सब सारी पूरी कौम देख रही है, बड़ा बेहतरीन ड्रामा है। अब तुर्की में क्या है, तुर्की में वहाँ पे बाकायदा है गवर्नमेंट की तरफ से कि बच्चे मस्जिदों में आएँ और उनको कोई भी झिड़केगा नहीं, कोई डांटेगा नहीं, वो करते हैं तो करने दें। वहाँ में उनको बताएं कि वो मस्जिद में जाएं, मदरसे में जाएं और बेसिकली जो इस्लाम है, जो मज़हब है, उसको देखें। अब उसके कॉन्ट्रेरी दूसरी तरफ देखें, हमारे यहाँ बरसगीर में देख लें, अदरवाइज़ मुल्कों में देख लें कि हमारे यहाँ पे जब बच्चे मस्जिदों में जाते हैं तो उनको झिड़कते हैं, और तुम क्या कर रहे हो? अगर यार देखो, बच्चे हैं, बच्चों ने तो वही करना जो उनका है, उनको तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आप उनको डांटते हैं, आप उनको मारते हैं, आपका ख्याल अल्लाह की तरफ नहीं होता नमाज में, आपका नमाज की तरफ ख्याल नहीं होता, आपका पीछे ख्याल होता है कि फ़लाँ बच्चा क्या कर रहा है, फ़लाँ बच्चा क्या करता है। और मैंने अक्सर देखा है कि जैसे ही सलाम फेरते हैं, ऐसे करते हैं, तो सबसे पहले वो पीछे घूम जाते हो, ए तुम क्या कर रहे हो? व्हाट इज़ दिस? ये नेशन बिल्डिंग हो रही है, ये हम ममार बना रहे हैं। तो पहले हमें देखना है एज ए पेरेंट्स भी, एज ए टीचर भी, कि हमने अपने बच्चों को क्या देना है, क्या दे रहे हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है उनकी तरफ। अब जब हम थोड़ा सा फिर आगे की तरफ जाते हैं, देखते हैं, फॉर द डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड 3 स्टेक होल्डर हैं, 1 2 3। सबसे पहले माँ है, उसके बाद जो है वो स्कूल, पहले माँ है, 3 स्टेक होल्डर हैं, माँ है, टीचर है, स्कूल मैनेजमेंट। अब देखिए माँ कितने लाड से, कितने प्यार से तैयार करके भेजती है। बूट पॉलिश्ड, सॉक्स बिल्कुल वॉश्ड, फिर उसके ऊपर सारे कपड़े, बच्चा है तो टाई, अदरवाइज़ बच्ची है तो स्कार्फ, ठीक है, यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन, बालों में कंघी की हुई है, सारी चीज़ें हैं। बैग देखें, बैग फुल है, हर चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे, खाना, लंच, सारी चीज़ें दे के वो भेज रही होती है, वो सारी की सारी आगे। अच्छा, अब ये सारा कुछ तैयार करके वारी सदके जाके प्यार मोहब्बत करके वो बच्चे को भेजती है किन के पास? जो दूसरे वालिदैन हैं, उसमें हम आते हैं टीचर्स। अब आप देखें कि आप तीसरे स्टेक होल्डर हैं जो टीचर, तो आप क्या करते हैं वहाँ? आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, मैं इस लेक्चर में तो आपसे गुजारिश नहीं करूँगा, लेकिन आपने सिर्फ 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करके समरी लेनी है, माजी में झांकना कि क्या करते रहे आप।
उस बच्चे के साथ, अगर आपका बच्चा स्कूल जाए उसके साथ वो कुछ हो जो कुछ टीचर बच्चों के साथ करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, पनिशमेंट करते हैं, मारते हैं, झिड़कते हैं, डांटते हैं, यार नन्हे फरिश्ते, आपका क्या हाल होगा। फूल है मेरे पास, हाथ में फूल नहीं, वरना मैं फूल पकड़ के आपको दिखाता। भाई अगर फूल पड़े होते, एक फूल आपके हाथ में लें, एक इसमें ले लें, एक को वैसे रहने दें, एक को मसल दें, दोनों गुलाब के फूल हैं, पेटल्स हैं, रोज़ है दोनों। इस फूल का क्या हाल है, मसले हुए का हाल क्या होगा, इसका क्या हाल होगा। चाइल्ड, बेबीज आर लाइक रोज, ट्रीट देम लाइक रोज, उनको मसले मत। आप फूलों को नहीं मसलते, उनकी पर्सनैलिटी को मसल देते। आप एक बच्चे को जो नेशन बिल्डर बनने जा रहा होता है, हम पनिशमेंट करके, स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट, हार्ड पनिशमेंट करके जो है उसको क्रिमिनल बना देते हैं। जेलें भरी हुई हैं, ओवर क्राउडेड हैं जेलें। लोग सोच रहे हैं, एज ए लॉयर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, वो कमेटियाँ बनी हुई हैं कि कैसे हम रिड्यूस करें कि जेलों के अंदर जो है कम से कम जो है, जहाँ लोग जहाँ पे 1000 की कैपेसिटी है वहाँ पे 3000 लोग रह रहे हैं। ओवर क्राउडिंग है, बच्चे क्रिमिनल्स बन रहे हैं। चारों तरफ देखें, सराउंडिंग में देखें, किसी गली मोहल्ले में जहाँ पे रहते हैं क्राइम रेशो क्या है और उसमें कौन इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व कर रहा है। स्कूल से भाग रहे हैं बच्चे, टीचर बच्चे से प्यार करें। एज ए टीचर आपने एजुकेट करना है, आपने उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, आगे लेके जाता है। क्योंकि पहले मॉडल उसका आइडियल उसकी माँ हो सकती है, उसका बाप हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वक्त जो गुजरता है एक बच्चे का वो टीचर के साथ है। वो टीचर को देख के उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा होता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी बच्चा रह चुका हूँ, आप भी बच्चे रह चुके हैं। आज आप बड़े हैं तो आप मॉडलाइज करते थे कि ये मेरा मॉडल है, मैंने ऐसे करना है। सर के टीचर के उठने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, खाने पीने का स्टाइल, चलने का अंदाज़, हेयर स्टाइल, कपड़ों का अंदाज़ है, बोलने का, हाथों के इशारों का अंदाज़ जो है। तो लेडीज़ हैं तो लिपस्टिक का अंदाज़ जो है, वो आईब्रो लगाते हैं वो अंदाज़ है, चेहरे को कैसे आपने वो जो किया हुआ है उसका बच्चियाँ उसको देख रही हो, दुपट्टा कैसे लिया हो, हेयर कटिंग कैसी है, शूज़ कैसे पहने हुए, अगर नेल लगाए हुए तो नेल कैसे लगाए होते हैं। आप जो कर रहे होते हैं बच्चे के जहन में फीड हो रहा होता है। बच्चे का जहन भाई कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। आप आते हैं उसी वक्त छप जाता है उसमें और कभी भी नहीं निकलता। 3-4 साल तक बच्चा ऐसा होता है जैसे खाली स्लेट होती है, खाली पेंसिल होती है, आप लिख रहे होते हैं, आप उसके ऊपर लिख रहे होते हैं, लिख दे जो लिखना आपने। और एज ए टीचर इन्ना बोइस्तु मुअल्लिमन, बेशक मुझे उस्ताद बना के मबूस फरमाया गया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे उस्ताद बना के भेजा गया। यार हमारा जो लिंक है वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलता है। अंबिया की कोई विरासत नहीं होती, अंबिया की विरासत इल्म है। हम उस प्रोफेशन से हैं जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोफेशन है, जो नबियों का प्रोफेशन है। हमें लेट डाउन ना करें, अपने आप को लेट डाउन ना करें। यू आर टीचर, आई एम ए टीचर, वी आर टीचर। तो हम उस विरासत को लेके आगे चल रहे हैं कि जो नबियों की है। तो कम अज़ कम अगर हम सैयद नहीं हैं, हम सैयद नहीं हैं, लेकिन एज ए टीचर वो हिस्सा हमें मिल रहा है। तो आप उसको जो है वो ब्रॉड माइंड से सोचें, उसको देखें, आपको हिस्सा मिल रहा है। देखने की बात है, सोचने की बात है। आप कोई आम हस्ती नहीं है, आप बहुत बड़ी हस्ती है एज ए टीचर। कि वालिदैन आसमान से बच्चे को ज़मीन पे लेके आते हैं और आप वो हैं जो ज़मीन की तारीकियाँ होती हैं वहाँ से आसमान की बुलंदियों तक बच्चे को पहुँचाते हैं। यू आर नॉट ए कॉमन मैन, और इंग्लिश में बाद में कहते यू आर नॉट ए मैंगो मैन। आप आम आदमी नहीं है, ठीक है। आप आम आदमी, आम लोग नहीं हैं, आप बहुत ख़ास हैं, किसी भी वजह से हैं, किसी भी वजह से सिलेक्टेड हैं। आप बहुत ख़ास हैं और अल्लाह रब्बे कायनात का आपके ऊपर ख़ास करम है, और इसका शुक्र अदा किया करें कि आप टीचर हैं और अपना रोल जो है अच्छे तरीके से जो है वो प्ले किया करें। अब तीसरे स्टेक होल्डर जो है वो स्कूल मैनेजमेंट है। उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि टीचर्स को कंट्रोल करें, रूल एंड रेगुलेशंस बनाएं। एक हद तक
देखें कि बच्चे को करना, लेकिन फिज़िकल पनिशमेंट नहीं, जिससे बच्चा आपसे दूर भागे, एजुकेशन से दूर भागे। और दूसरी गुजारिश ये है कि बच्चा क्या जब आते हैं तो 30-35 बच्चे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है क्लास में इतने होने चाहिए। अब 35-40 मिनट 45 मिनट की क्लास होती है, तो उसमें 1 मिनट एक बच्चा, तो बच्चे क्लास में कम होने चाहिए। जब क्लास में बच्चे कम होंगे ना तो कम सज़ा देने की ज़रूरत पड़ेगी। जब बच्चे ज़्यादा होंगे सज़ा देने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टीचर पूरी क्लास के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाएगी। एक पीछे बच्चा बैठा हुआ वो मिस हो जाएगा, उसके ऊपर तवज्जो नहीं है, सुबह सबक याद करके नहीं है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आई, समझ नहीं, आप उसको पनिश करेंगे अगली दफ़ा वो फिर वो आदी हो जाएगा, आस्ता आस्ता आदी हो जाएगा, आप कुछ नहीं उससे ले सकते। तो अब इससे हमने बचना है। जिस्मानी सज़ा भी मतलब है, रूहानी सज़ा भी है। जिस्मानी सज़ा का इनडायरेक्ट उसकी रूहानियत पे असर पड़ता है, वो मेंटली जो है वो टॉर्च होता है। जब मेंटली टॉर्च होता है तो जब बंदा जहन का मफलूज हो तो आप उससे क्या काम ले सकते हैं? आप मफलूज कौम तैयार करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। आप बेहतरीन, एफिशिएंट, एक्सीलेंट नेशन तैयार करना चाहते हैं, स्टेक होल्डर हम तो वो क्या कहते हैं, आपसे बातें करने का मकसद क्या है? सुना सुना के तेरे फसाने को राह पे लगा रहा हूँ ज़माने को। तो मकसद ये है कि कुछ लोग कर रहे हैं, करें, जो नहीं कर रहे वो भी बेहतर तरीके से जो है वो करें, और इसको बेहतर से बेहतर तरीके की तरफ जो है वो लेके चलते चले जाएं। इसमें आपका भी भला है और हम सब का भी भला है। वो कहते हैं कर भला सो हो भला, ठीक है। आप अच्छा करेंगे तो कल आपको आखिरत में भी अच्छा मिलेगा, और वहाँ पे भी ये सारी चीज़ों के आपको अथॉरिटी एज ए टीचर आपको जवाब देना पड़ेगा, एज ए मैनेजमेंट आपको जवाब देना पड़ेगा, एज ए मदर आपको जवाब देना पड़ेगा कि हमने अपने बच्चे को, जिनके हम कस्टोडियन हैं, जिसके हम गार्डियन हैं, हमने उनके साथ कैसे ट्रीट किया है, ये हमें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वी आर अथॉरिटी। अब हम देखते हैं एक मिसाल मैं और लेता हूँ आपके सामने। टीचर्स हैं, मूवीज़ देखते होंगे आप लोग। एक आपने मूवी देखी कि तारे ज़मीन पर, क्लासिकल मूवी, बच्चों के ऊपर मूवी है, आमिर खान की। अब देखिए कि वो एक बच्चा है तो उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही होती, जो सबक उसको पढ़ाया जा रहा था वो अपने जहन में ज़रब तकसीम करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है, और अंडरस्टैंड कर भी होता है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता। तो सब उसको मतलब मेंटली डेड बोल देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। अब ये बच्चा हमें समझता ही नहीं है, किताबों को नहीं समझता, कॉपियों को नहीं समझता, इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को नहीं समझता, इरिटेट करता है, गुस्सा करता है, चीज़ों को तोड़ता है, फेंकता है, बच्चों के साथ लड़ता है। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट वो ये है कि मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक सवाल कि क्या बच्चे ने आपको समझना है, या दूसरी बात आपने बच्चे को समझना है? इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करें, सोचें इसके ऊपर कि क्या करना है। बच्चा है, छोटा सा मासूम है, वो आपको नहीं समझ सकता। आपका माइंड बड़ा है, आप 20, 25, 30, 40, 50 साल के हो गए हैं या हो गई हैं, तो क्या बच्चे ने आपको समझना है? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं। आप भी कहेंगे ऐसा नहीं है। बच्चे ने हमें नहीं समझना, बल्कि हमने बच्चे को समझना है। हमने बच्चे को समझ के उसके मुताबिक अपने आप को जो है वो डेवलप करना है, वो तस्वीर उसको देनी है जो उसको समझ में आ जाए। अब तारे ज़मीन में उन्होंने क्या किया है, बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया है कि बच्चे को समझें, वो क्या चाहता है। अगर आप समझेंगे तो वो बच्चा जो है वो डल से जो है वो टॉपर में चला जाएगा। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं, दोनों चीज़ें जो है आपने समझना है या उसने समझना है। बस कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे, जब हम ये समझ जाएंगे किसने किसको समझना है, बच्चे का मसला हल हो जाएगा। बच्चा जो है वो टॉपर में शुमार होना शुरू हो जाएगा। अपनी क्लासेस में देखें, आपको ऐसे बच्चे बेशुमार मिलेंगे, बड़े अच्छे होते हैं और बड़े बैड बॉयज़ भी होते हैं, लेकिन टीचर की शफ़क़त उनको ना वो सीधे राह पे चला देती है। उनकी टीचर की मोहब्बत, उनके साथ शफ़क़त, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट, वो जो है वो उनको बेहतर से बेहतर की तरफ ले जाता है। अब छोटे लोअर जो स्कूल फ़ीस होते हैं और हायर फीसिस वाले स्कूल में डिफरेंस क्या होता है? यही होता है
कि वो बच्चे को मतलब टीचर्स को बकायदा ट्रेंड करते हैं कि आपने बच्चे के साथ कैसे डील करना है। पनिशमेंट की तरफ नहीं जाते, बहुत कम जाते, हार्ड पनिशमेंट की तरफ तो वो जाते ही नहीं है। लेकिन लो कॉस्ट स्कूल में थोड़ा सा होता है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे जो मतलब ट्रेनिंग्स हो रही हैं, ये अब सारे मामलात हो रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। आप ट्रेनिंग्स अटेंड करें, सेमिनार्स अटेंड करें, लर्न करें और अपने आप को जो है वो डेवलप करें बेहतरी की तरफ जो है। क्योंकि बच्चे आपके पास आते हैं, स्कूल में आते हैं। स्कूल का मकसद क्या है? स्कूल में पेरेंट्स बच्चे को क्यों भेजते हैं? कोई बताएगा मुझे? आपके अपने सवाल, आपके जवाब। चले, मेरी परसेप्शन ये है कि बच्चे को इसलिए स्कूल में भेजते हैं कि उसको नंबर 1 उसको तालीम मिले, नंबर 2 उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो। मार से डरा के हम हो सकता है कि उसके जहन में ठोस दें, उसको पढ़ा दें, वो टॉपर भी बन जाए, कहीं पे अच्छे नंबर भी ले ले, तो क्या उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप कर सकें? 16 साल कैरियर में मतलब 16 पहली क्लास से लेके मास्टर तक चले जाते हैं, डिग्री आ जाती है, डेवलपमेंट नहीं आती, मेंटल डेवलपमेंट नहीं आती, एटिकेट्स नहीं आते, बड़ों के साथ कैसे पेश आना, छोटों के साथ कैसे शफकत करनी है, सराउंडिंग में कैसे हमने मिलना है, बस पता नहीं है। गर्दन में सरिया होता है कि मैंने ये डिग्री ले ली है। भाई तालीम जो है वो गर्दन में सरिया नहीं देती, झुकाती है उसको। फल किसको लगता है ज़्यादा? जो झुका होता है, जो झुका होता है उसको फल लगता है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जिसको फल लगा होता है वो झुक जाता है, वो झुक जाता है। तो भाई आप एजुकेशन है तो अपने आप को मतलब उस पे ले आए ना। डिग्री बड़े लोगों के पास होती है लेकिन कुछ चीज़ें नहीं होती। शैतान मलमल मलाकूत था भाई, सब फरिश्तों का उस्ताद था, बेशुमार उसके पास नॉलेज था, लेकिन उसके पास एटिकेट नहीं थी, उसके पास मेंटल डेवलपमेंट नहीं थी, उसको यस करने की आदत नहीं थी, उसको ग्रोथ नहीं उस तरीके से हुई। ठीक है, और जिसको वो हकीर समझ रहा था आदम, बस वहाँ से बात हो गई। आज भी वो कहाँ फिर रहा है आप जानते हैं। तो अगर हम ऐसे बच्चों को करते हैं, अगर उनकी पर्सनैलिटी को ऐसे करते हैं, तो हम भी उनको उसकी तरफ ही लेके आते हैं। और फिर जो है आदम का काम है मिट्टी से बने हुआ और मिट्टी के साथ मिलना। हमेशा कोशिश करें कि अपनी मिट्टी से जो है वो जुड़े रहें। बच्चों को आपने ये तरबियत देनी है, पर्सनैलिटी उनकी डेवलप करनी है। वो आपको देखें पॉजिटिव हो जाए, वो आपको देखें मोटिवेट हो जाए, वो आपको देखें तो स्माइल करना शुरू कर दें, वो आपको देखें तो एक नए ख्याल, एक उमंग और जज्बे के साथ अपनी स्टडी करना शुरू कर दें। और 1998 1998 या इससे पहले से भी हम एजुकेशन से अटैच हैं, तो हमने देखा है कि बच्चे कैसे ग्रो करते हैं। डेड बच्चे भी आप चला लेते हैं, बच्चों को अच्छी टीचर जो है वो सक्सेसफुल बना देती है, आगे लेके चली जाती है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एजुकेशन के साथ जो है वो बहुत ज़रूरी है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बेहतरीन काम हासिल कर सकते हैं। तो आपका काम एज ए टीचर आम काम नहीं है, आम मैंगो वाला नहीं, आम वाला, कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है आपका टू एजुकेट द नेशन। आपका काम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा काम है। रिपीट कर रहा हूँ, नबियों का पेशा आपके पास, नबियों का प्रोफेशन आपके पास है, आप उनके वारिस हैं। तो आप उसी तरीके से अनबिया कराम की सिफ़ात को कोशिश करें कि उनको उनकी सुन्नत पे अमल करें, उनको कॉपी करने की कोशिश करें। और टीचर्स के लिए कि पैगाम में मैं अक्सर जो सेमिनार्स होते हैं ये शेर मैं पढ़ता होता हूँ, और मैं टीचर्स के लिए ये कहूँगा, और फिर बच्चों के लिए भी है, लेकिन पहले टीचर्स के लिए, जो मेरे रिस्पेक्टेड टीचर आप लोग बैठे हैं, लेडीज़ बैठी हुई हैं और जेंट्स बैठे हुए हैं, दूसरे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, कि शायर कहता है कि खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, उस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए, मगर ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए, और इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम जुगनू को रास्ता तो याद होना चाहिए। अब जुगनू कौन है, गैस करें आप। तो मतलब रास्ता क्या है, किस रास्ते पे चलना है आपने, और किस रास्ते पे चलाना है आपने नेशन को, बच्चों को,
कैसे आपने उनकी डेवलप करनी। आप भी जुगनू सही रास्ता अडॉप्ट करें, वो आपके सामने भी जुगनू है जो फूल हैं, उन्होंने पूरे आलम को जो है मुनव्वर करना है, एनलाइटन करना है, रोशनी देनी है। तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि उन जुगनुओं को, उनकी रोशनी को कम ना करें बल्कि उनकी रोशनी को ज़्यादा करें। स्पिरिचुअल फादर हैं आप, स्पिरिचुअल टीचर हैं आप, रूहानी पेरेंट्स हैं आप, स्पिरिचुअल पेरेंट्स आप हैं उनके। तो उस तरीके से आप उनको जो है वो गाइडलाइन दें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बे कायनात जो है वो आपको कामयाबियों से सरफराज बनवाए, एज ए टीचर आपको कामयाब करे। और जिन टीचर्स के दरमियान मिनिमम, बाकी सबके साथ होता है, मिनिमम जहाँ पे ये थोड़ी बहुत होती है, खुद अपने अंदर झांके और उसको बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको एनालाइज कोई नहीं कर सकता। बी योर ऑन जज, बी योर ऑन जज, ये आपके ऊपर है कि आपने इसको जो है वो कैसे करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कहीं फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। और आकर मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जितने भी दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं जो मेरे इस लेक्चर को सुन भी रहे हैं, हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इसके साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।